वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र पेपर 1 चैप्टर 1 के बारे में और जानेंगे कि अर्थशास्त्र के पेपर 1 के चैप्टर 1 में क्या चीज़ें हैं, यानी अध्याय 1 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं। और ध्यान रखेंगे, बीए प्रथम वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पेपर 1 यानी पेपर 1, ठीक है, उससे प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ठीक। और उसका जो पहला अध्याय है यानी चैप्टर 1 जो है, उसके अंतर्गत कितने चीज़ों का हमको अध्ययन करना होता है। तो देखिए, हमने आपको इससे पहले सिलेबस की वीडियो कंप्लीट करवा रखी है। अगर आपने सिलेबस इसका नहीं देखा तो सिलेबस देख लीजिएगा। हमने जो है पूर्ण रूप से पूरे अर्थशास्त्र जो आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत होता है, पेपर आपका है, इसको हमने 9 भागों में बांटा है। 9 ऐसी इकाई बनाई है, 9 अध्याय बनाए हैं और 9 वीडियो के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लंबा होगा, एक एक लेक्चर लगभग जो है आपका जो है 40 मिनट से 45 मिनट से ऊपर ही का होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से समाहित सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ इसके साथ ही जब मैं सब्जेक्टिव सारी चीज़ें बता लूँगा, उसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज भी इसके बाद में लाऊंगा। इसी वीडियो के अंतर्गत टेस्ट सीरीज लगभग यहाँ पे आपको 30 से 35 प्रश्न की प्रैक्टिस भी इसी के साथ साथ करवाएगी। तो प्रैक्टिस सेट और आपका जो है जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं साथ ही साथ एक ही वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी पूरा समझेंगे, उसके बाद में आगे जाकर के उन उन मैं प्रश्न लाऊंगा और उन प्रश्नों का आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं स्वयं उत्तर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात, आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट होगा 9 वीडियो के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, बस 9 वीडियो, मात्र 9 वीडियो, बस यही देख लेना है आपको और पेपर में जाना, एक भी प्रश्न छोड़ करके चले आना तो मुझको बता देना आके, ठीक। चलिए, और पेपर 1 के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या है, जो है लेक्चर 1 के अंतर्गत। तो लेक्चर 1 यानी जो चैप्टर 1 है उसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं मित्रों, अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति व आधारभूत अवधारणाएं या धारणाएं, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या? नेचर ऑफ इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक्स की प्रकृति, यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति, उनके नियमों की प्रकृति, ठीक है। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम समझते हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, उसके बाद में आप पहले अध्याय के अंतर्गत अर्थशास्त्र का क्षेत्र देखते हैं, यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब एक ही वीडियो के अंतर्गत देखेंगे हम, इस स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र की विषय के बारे में सामग्री किस प्रकार से है, जैसे कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सब मैटर है किसके? इकोनॉमिक्स के, ठीक। साथ ही साथ हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत शास्त्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। उसके बाद में अर्थशास्त्र की सीमाएं देखेंगे, यानी लिमिटेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स की, यानी लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आर्थिक नियम से क्या आशय होते हैं, यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लॉज हम देखेंगे, ठीक है। और किसके किसके अनुसार? प्रोफेसर टामर्स महोदय के अनुसार और रॉबिन्स के अनुसार, इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार मैं देखूंगा, यानी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। और उसके बाद में आर्थिक नियमों की विशेषताएं देखूंगा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ को हम देखेंगे, जैसे कि आपको 10 प्रकार के लॉ में 10 प्रकार की विशेषताएं बताऊंगा आर्थिक नियमों की। साथ ही साथ आर्थिक व वैज्ञानिक नियमों में क्या अंतर होता है, इसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे आर्थिक नियमों की अपूर्णता के कारण, यानी क्यों ऐसे कौन से कारण थे जो है इनकम्प्लीट रह गई इकोनॉमिक्स के नियम, ठीक है, अपूर्ण रह गया, उसको हम देखेंगे। और लास्ट में जो सबसे बाद में प्रैक्टिस सेट आएगी, उसमें मैं प्रश्नों को देखूंगा कि माइक्रो इकोनॉमी थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, वेलफेयर एंड जो है कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार की पुस्तक आएंगी, उन पुस्तकों के नाम देखेंगे और साथ ही साथ मूलभूत अवधारणाओं के कॉन्सेप्ट किसने दिए। तो वीडियो लंबा होगा मित्रों, अभी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एकदम से आराम से बैठ करके वीडियो पूरी देख सकें, ठीक है। लाइक करेंगे तो भी आप जो है तभी तो बने रहेंगे, जब आप किसी को लाइक करते हैं तभी उसको ज़्यादा देर तक देखते हैं। तो पहले लाइक करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से, जीरो लेवल से, और एकदम से बेसिक से शुरू, एकदम से आपको कुछ नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, बिल्कुल आप चिंता करने की बात नहीं है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो में आप सब कुछ पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक। आइए चर्चा करते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पे चैप्टर 1 दिखाई पड़ रहा होगा, अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति व आधारभूत धारणा, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। देखें,
इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं मित्रों, तो इकोनॉमिक्स जो शब्द होता है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और लैटिन भाषा के शब्द से बना है या फिर ग्रीक शब्द से एक बना है। लैटिन शब्द भी देखेंगे कौन है और ग्रीक भी शब्द हम देखेंगे। तो अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, यानी जो आया है इकोनॉमिक शब्द, वो लैटिन भाषा के शब्द इकोनॉमिया से आया, इकोनॉमिका से। किससे आया है? इकोनॉमिका से। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिका से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इकोनॉमिका ये किस भाषा का शब्द है? इकोनॉमिका जिससे इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई, ये किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं या, और दूसरा एक शब्द माना जाता है, उससे उत्पत्ति किससे? ओकियोमेनिया, सॉरी आइकोनोमिया। तो आइकोनोमिया एक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, इससे भी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो आइकोनोमिया शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो ग्रीक शब्द है आइकोनोमिया। तो ग्रीक शब्द कौन सा है? आइकोनोमिया। आइकोनोमिया ध्यान रखेंगे, आइकोनोमिया कितने शब्दों से मिलकर के बना? दो शब्दों से मिलकर के बना। और दो शब्द कौन कौन से हैं देखें, आइकोस पहला शब्द है और दूसरा शब्द कौन सा है? नोमास। तो आइकोस और नोमास ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर के क्या बना है? आइकोनोमिया बना है। और आइकोनोमिया को अगर मैं बात करूं तो इसका रूपांतरण करेंगे अंग्रेजी में तो इकोनॉमिक्स आएगा, अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो हम अर्थशास्त्र आएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो देखें इन मतलब आइकोस तथा नोमोस इन दो शब्दों से मिलकर के बना, जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंध। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? गृह प्रबंध अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? गृह प्रबंध। तो आइकोनोमिया का अगर मैं बात करूं शाब्दिक अर्थ होता है गृह प्रबंध। जिस प्रकार से क्या होता है, आप घर में रहते हैं, मान लिया पति पत्नी रहते हो घर में, तो पति जो है पत्नी को देता है कि मान लिया ये लो 1500 रुपये मान लिया दे दिया कि महीने का खर्चा ले चलाना है। ठीक, अब उसी 1500 रुपये में महिला सोचती है कि क्या क्या करना है। मान लिया आप पैसे नहीं देते हो उसको, तो मान लिया कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं दिए तो आप सब्जी लेकर के आए, इसे मान लिया 1 किलो आलू लेकर के आए, आधा किलो प्याज ले आए, 1 पाव टमाटर ले आए, इसी प्रकार से जो है हर एक सामग्री ले आए घर की। अब वो स्त्री तय करती है किस प्रकार से सीमित संसाधनों का उपयोग कर करके और पूरे लोगों का पेट भर देती है, आपके परिवार के लोगों का। क्या करती है वो? अब 1 किलो आलू लाए तो 1 किलो एक ही दिन में नहीं बना देगी, वो धीरे धीरे के 2-2 3-3 आलू काटेगी, जिस प्रकार से परिवार होगा उसी प्रकार से वो बनाएगी। तो मतलब कम संसाधनों में अधिक से अधिक उपयोग कर ले गई वो। ठीक, तो इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं, गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध की प्रक्रिया किसको पता होती है? तो वो औरतों को पता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जिस प्रकार से औरतें घर चलाती हैं, तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति देश चला रहा है, कोई ऐसा नियम है जो देश चला रहा है, उसी को हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक, देखें अर्थशास्त्र सीमित साधनों व असीमित आवश्यकताओं के बीच चयन का शास्त्र है। क्या है अर्थशास्त्र? सीमित साधनों व असीमित आवश्यकता। तो मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, मनुष्य हर एक चीज पाना चाहता है। आपके पास जो है पहले साइकिल थी तो दूसरे की मोटरसाइकिल देखते थे तो मन में ये आता था कि मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती तो अच्छा होता। जब मोटरसाइकिल खरीद लिए उसके बाद में फिर 4 चक्का देख रहे हैं, तो उसमें जो है मन लग रहा है कि हाँ 4 चक्का ले ले। मान लिया अल्टो ले लिया तुमने, अब अल्टो लेने के बाद में क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी देखते हैं आप, जो देखते हैं स्ट्रीम वगैरह देखते हैं या स्विफ्ट देखते हैं, तो उसको लेने का मन करता है, उसको लेते हैं, फिर और बड़ी गाड़ी लेने का मन करता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप हेलीकॉप्टर तक सोचने लगते हैं। जिस प्रकार से होता नहीं, मतलब ऐसे जो सपने बढ़ते लगते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ठीक, तो वही आवश्यकता बहुत है, तो असीमित आवश्यकता है, अनलिमिटेड जो है आवश्यकता होती है मनुष्य की, और सीमित संसाधन यानी लिमिटेड संसाधन होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड संसाधन में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति अगर जो कोई विज्ञान करता है तो वो कौन करता है? वो अर्थशास्त्र करता है। कहने का आशय ये है। तो अर्थशास्त्र सीमित साधनों में, कम साधनों में, एक लिमिट में साधन है, उनका प्रयोग करके मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इन्हीं के बीच का चयन का शास्त्र होता है ये। तो इनका कहने का मतलब यही था कि मान लिया कि 10 पुस्तक है और 20 व्यक्ति हैं, तो 20 व्यक्तियों को 10 पुस्तकों में ही पढ़ा देना क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक, ये मैं आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एकदम से देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम से जो आपके दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है। और आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले भारतीय अर्थशास्त्रियों की मैं बात करूं तो पूछा जाता है प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले निम्न में से कौन से एक भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय जो है विद्वान नहीं है। तो कौन से भारतीय विद्वान नहीं होंगे या भारतीय अर्थशास्त्री नहीं होंगे? देखिए शुक्राचार्य हैं, कौटिल्य हैं और जेके मेहता हैं। ये तीन कौन से हैं? कौटिल्य आप वही चाणक्य हैं, कौटिल्य ये, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी।
ठीक, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में तो इन्होंने बताया ही, साथ ही साथ आर्थिक नियम और उस राज्य के कैसे चलेंगे उसको भी इन्होंने डिनोट करवाया है। तो इसलिए ये भारतीय भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में हमारे सामने निकल करके आते हैं। ठीक, तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में पूछा आता है कि भारतीय वैज्ञानिक निम्न में से कौन नहीं, तो शुक्राचार्य, कौटिल्य और जेके मेहता, ये तीनों होंगे। ये तीन ऑप्शन में आपको मिलेंगे। कौन कौन से? शुक्राचार्य, कौटिल्य और जेके मेहता। जबकि आपको उसमें से एडम स्मिथ ज्यादातर ऑप्शन में देता है। एडम स्मिथ दे दे या फिर मार्शल दे दे या फिर बिब्रेज दे दे, तो ये सारे विदेशी हैं, यानी पाश्चात्य लोग हैं, यूरोपीय कंट्रियों से इन्होंने, ये है यूरोपीय कंट्रियों से संबंधित है। ठीक, तो भारतीय, अगर मैं बात करूं भारतीय अर्थशास्त्री की, तो भारतीय अर्थशास्त्री में शुक्राचार्य, कौटिल्य और जेके मेहता। ध्यान रखेंगे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, देखिए आगे, पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी जो सभ्यता के लोग हैं, यानी पश्चिमी देश जो हैं, तो इंडिया के पश्चिम में, इंडिया का नक्शा आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से इंडिया का नक्शा है। अब इंडिया के अगर हम इधर जाते हैं इस साइड में, ठीक है, तो ये होता है पूरब। इंडिया के अगर हम इस साइड में जाते हैं तो उसी को पश्चिम बोलते हैं, और पश्चिम में आप देखेंगे तो इधर यूरोपीय कंट्री पड़ती है, इसमें जो है उत्तरी पश्चिमी साइड में। तो वही यूरोपीय कंट्रियों में बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जो है, उन्हीं को हम पाश्चात्य विद्वान कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पहला इन्होंने बताया कि किस आधार पर? धन संबंधी परिभाषाएं दी। तो धन के आधार पर अर्थशास्त्र को बांटा, मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। किसके आधार पर? पहली परिभाषा धर्म के आधार पर दी, और धर्म के आधार पर कौन कौन से विद्वान परिभाषा देते हैं? तो एडम स्मिथ, जेबी से, तो जेबी से ने दी है, और उसके बाद सीनियर महोदय, उसके बाद में जेएस मिल। तो जेबी से, एडम स्मिथ, सीनियर और जेएस मिल, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं अर्थशास्त्र की। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से जो है धन संबंधी, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं नहीं देते हैं। 3 ऑप्शन दे देगा, एडम स्मिथ, सीनियर और जेएस मिल। एक ऑप्शन आपको या फिर यहां से दे देगा जेके मेहता, या फिर दे देगा आपको मार्शल या पीगू, तो इनमें से दे देगा। ठीक है, तो आपको हमें पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ, जेबी से और जेबी से, सीनियर, जीएस मिल, ये 4 लोगों ने धन संबंधी परिभाषाएं दी है अर्थशास्त्र की। और देखते हैं कल्याण संबंधी परिभाषाएं भी दी है। 4 प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, सीमित साधन संबंधी परिभाषा और विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, सबको समझेंगे हम। तो देखिए कल्याण संबंधी परिभाषा क्या होती है? कल्याण संबंधी परिभाषा की ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके अर्थशास्त्र के द्वारा। तो इस कल्याण को मद्देनजर रखते हुए, कल्याण को आधार बना करके जो है परिभाषा देते हैं मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज। कौन कौन से? मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज। मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज। कौन कौन से हैं? मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन नहीं है। ध्यान रखेंगे, यही प्रश्न फंसाएगा, कौन नहीं है। अगर आपको पूछेगा कौन है, तो एक आध तो आपको पता ही होगा कौन है, तो उसमें आप लगा देंगे कौन है। ठीक है, तो आपको बस याद करना है इन सभी को, क्या करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न पत्र का आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां से लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है एकदम से तय होते हैं आना एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये बातें। तो कल्याण संबंधी परिभाषाएं देते हैं कौन से? आंख मूंद कर हमारे साथ बोलेंगे, मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज। कौन? मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है सीमित संसाधन संबंधी परिभाषाएं किसने दी है? तो सीमित संसाधन। ठीक है, देखिए तो सीमित साधन संबंधी परिभाषा देते हैं एक व्यक्ति है, उनका नाम है प्रोफेसर रॉबिन्स। अब इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे समाज जो है अर्थशास्त्री हैं साधन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। तो कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ने क्या किया है? रॉबिन्स, ध्यान रखेंगे, कौन है? रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स। इन्होंने किस प्रकार की परिभाषा दी है? सीमित साधन संबंधी परिभाषा दी। किसकी परिभाषा? अर्थशास्त्र की परिभाषा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं लास्ट। तो विकास केंद्रित परिभाषा, विकास को केंद्र में रख करके परिभाषा दी है। यहाँ पे सीमित मतलब साधन को सीमित बता करके परिभाषा दी है कि सीमित साधन में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी कर दी जा सके। ठीक, तीसरे वाले में। और चौथा क्या है? विकास को केंद्र में रख करके, कि विकास किस प्रकार का होता है, और विकास को हम केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। और उसी के अनुसार परिभाषा दी है किसने? हेनरी स्मिथ और सैमुअल्सन। किसने? सैमुअल्सन। तो सैमुअल्सन, स्मिथ, हेनरी, सैमुअल्सन, स्मिथ, हेनरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्मिथ। और स्मिथ ने और कौन सी परिभाषा दी थी?
स्मिथ ने परिभाषा संबंधी परिभाषा भी दी थी। एडम स्मिथ जो है वो समाज अर्थशास्त्र के कौन माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, तो विकास केंद्रित परिभाषा हेनरी स्मिथ और सैम्यूलसन ने दी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो बीए जो होता है ये जनक से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछता है। हर बार प्रश्न पूछेगा कि जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का जनक कौन है, आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, आप जो है अगर कोई भी सब्जेक्ट पर समाजशास्त्र तो उसका जनक कौन है, उन्होंने कौन सा प्रश्न कहा। तो आपको एडम स्मिथ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एडम स्मिथ जो है ये क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। सबसे पहले इन्होंने जो है अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है। ठीक, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। क्या कहा इन्होंने? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन होता है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। तो जो राष्ट्र यानी किसी देश का जो धन होता है, वो धन कैसे आया, कहाँ से आता है, इसका अध्ययन करेगा। साथ ही साथ वो कैसे आता है उसके कारणों की जांच करेगा, जो हमने अभी भी बताया आपको। तो राष्ट्रों के धन का स्वभाव कैसा है, मतलब कितने धन है, किस प्रकार का धन है, कहाँ से आया है, ये सारी बातें अध्ययन करता है जो है अर्थशास्त्र। ठीक है, किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के अध्ययन से संबंधित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। तो एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। तो राष्ट्रों के धन के स्वरूप यानी स्वभाव और कारणों की खोज, कैसे धन आता है, कहाँ से आता है, इन सभी से संबंधित एक पुस्तक है। वो उस पुस्तक का नाम है क्या? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। कौन लिखते हैं पुस्तक? एडम स्मिथ, जो कि कौन है? अर्थशास्त्र के कौन है? जनक है, इकोनॉमिक्स के फादर हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। मार्शल महोदय के अनुसार हम देखते हैं। मार्शल महोदय क्या कहते हैं मित्रों? मार्शल महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। तो साधारण व्यवसाय में केवल मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है कौन? अर्थशास्त्र। जीवन के साधारण व्यवसाय में, साधारण व्यवसाय हो, सिंपल मतलब रोजगार, सिंपल व्यवसाय हो, उसका अध्ययन करता है मानव के परिप्रेक्ष्य में, यानी मानव को केंद्र में रख करके। ठीक, किसका अध्ययन करता है? साधारण व्यवसाय का, जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, मार्शल महोदय के अनुसार यह बात कही गई। वह व्यक्ति, और आगे कहते हैं इसी बात की पुष्टि करते हुए मार्शल महोदय कि वह व्यक्ति तथा सामाजिक के उस अंश की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। मार्शल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक का अगर नाम पूछे तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को क्या बोलेंगे? तो इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत बोलेंगे। किसने लिखा है? मार्शल महोदय ने लिखा है पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? मार्शल महोदय ने लिखा है। और मार्शल महोदय ने क्या किया है? कल्याण से संबंधित परिभाषाएं दी है, ध्यान रखेंगे। ठीक, कल्याण संबंधी परिभाषाएं देते हैं कौन? मार्शल महोदय। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स महोदय के अनुसार हम देख लेते हैं। और रॉबिन्स महोदय, ध्यान रखेंगे, ये सीमित साधन संबंधी परिभाषा देते हैं। कौन सी परिभाषा देते हैं? सीमित साधन संबंधी परिभाषा देते हैं कि सीमित संसाधनों में मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, वही अर्थशास्त्र होता है। किसके अनुसार? तो ये प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार। जबकि हमने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ धन को केंद्र में रखकर अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं। दूसरा हमने बताया मार्शल के बारे में, तो मार्शल जो है कल्याण संबंधी परिभाषा को मद्देनजर मतलब आधार बांध करके उसको अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं। और तीसरे हैं प्रोफेसर रॉबिन्स। तीसरा हमने कारण क्या बताया था? सीमित साधन संबंधी परिभाषा। तो सीमित साधन को मद्देनजर रखते हुए उसको आधार बना करके जो है प्रोफेसर रॉबिन्स महोदय परिभाषा देते हैं अर्थशास्त्र की। और यही परिभाषा देते हुए कहते हैं, इनकी पहले एक पुस्तक का नाम जान लें। इनकी पुस्तक है एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या? एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अर्थशास्त्र विज्ञान पर इन्होंने एक एस्से लिखा है, उसी के बारे में पुस्तक है पूरी। पुस्तक का क्या नाम है एक बार फिर से ध्यान देंगे? एन एस्से ऑन द
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में अर्थशास्त्र को पूर्णतः नया दृष्टिकोण दिया। किसने दिया? प्रोफेसर रॉबिन्स ने एक नया जो है दृष्टिकोण दिया अर्थशास्त्र को, और पूर्ण रूप से दिया है। और किस पुस्तक के माध्यम से? तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इतना बड़ा नाम है तो होता है तो बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है। प्रोफेसर किसी को बनना होता है तो उसको पीएचडी करनी पड़ती है, नेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है, जेआरएफ की। तो क्या करना होता है? उसको बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप देखेंगे इतनी लंबी पुस्तक कौन लिखेंगे? प्रोफेसर रॉबिन्स लिखेंगे। किस प्रकार की परिभाषा देते हैं? सीमित साधन संबंधी परिभाषा देते हैं। अब देखते हैं, ये कहते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कि अर्थशास्त्र मित्रों वह विज्ञान होता है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य क्या करता है? पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करता है? ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसमें? सीमित संसाधनों में। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चाहे जितने कम साधन हो, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। और लक्ष्य की प्राप्ति कौन करवाएगा? इकोनॉमिक्स करवाएगा। मान लिया, जब जैसे हमने आपको शुरुआत में उदाहरण दिया था कि मान लिया आपके पास कितने जो है मोटरसाइकिल है, 10 मोटरसाइकिल है, चलाने वाले 20 हैं, तो किस प्रकार से मोटरसाइकिल में चलाएंगे लोग? तो ये बात क्या होती है? सीमित साधन में असीमित जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उन्हीं की पूर्ति कर देना। घर में 1 किलो आलू है तो आलू 1 किलो ही है, और 1 किलो में लगभग आप 8-10 लोग हैं, उनको खिलाना है। तो 1 किलो आलू में ही सबको खिला देना, सबको सब्जी बनाकर खिला देना, मतलब उसमें पानी वगैरह डाल करके खूब पनियोला सब्जी बना दे, उसमें सभी को खिला दे, तो अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक, ऐसी परिभाषा किसने दी है? ऐसी हमारे का क्या नाम है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम महोदय के बारे में जानते हैं, जेके मेहता। बड़े ही बढ़िया जेके मेहता की मैं बात करूं तो जेके मेहता जो है आपके, ये एक अर्थशास्त्री हैं। और किस प्रकार के अर्थशास्त्री हैं जेके मेहता? बड़े ही सूझबूझ के साथ ये अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं, और बड़े ही मतलब एकदम से विचारक के तौर पर इनको हम कह सकते हैं। तो जेके मेहता के बारे में देखिए, जेके मेहता कहते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कि अर्थशास्त्र जो होता है वो एक विज्ञान है। वो क्या करता है? आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो मानव व्यवहार को एक साधन बना करके उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। क्यों? आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने के लिए। क्या? आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने के लिए मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। किसने कहा ये बात? जेके मेहता महोदय ने कहा। तो ये वैज्ञानिकता पर आधारित संबंधी इन्होंने परिभाषा दी है, विकास को केंद्र में रख करके इन्होंने परिभाषा दी है। ध्यान रखेंगे, किसने? जेके मेहता ने। और जेके मेहता कहाँ के हैं? जेके मेहता अपने इंडिया के अर्थशास्त्री हैं। कहाँ के हैं? भारत के अर्थशास्त्री हैं। कौन? जेके मेहता। ध्यान रखेंगे, जेके मेहता कहाँ के अर्थशास्त्री हैं? भारत के अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा दो हमने और बताए थे, शुक्राचार्य और कौटिल्य। शुक्राचार्य और कौटिल्य ये दोनों बड़े ही पुराने अर्थशास्त्री हैं, प्राचीन अर्थशास्त्री हैं। कहाँ के हैं? भारत के अर्थशास्त्री हैं। ठीक, अब हम बात कर ले, अभी तक हमने समझा अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ठीक है। अगर आप एसएससी के साथ साथ पीसीएस लेवल की भी तैयारी करते हैं, तो आईएएस लेवल की भी तैयारी करते हैं, तो इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी विषय को जब आर्थिक मतलब अर्थशास्त्र उसमें पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है, तो राज्य व्यवस्था एक अंग होता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का एक अंग मात्र होता है क्या? अर्थव्यवस्था। तो किसी देश में जो अर्थव्यवस्था कार्य करती है, वहाँ का जो है नियम कायदा कैसा चलता है, आर्थिक से संबंधित, अर्थ से संबंधित, उसी को अर्थव्यवस्था उसी राज्य की कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो होता है अपने आप में एक अधूरा सब्जेक्ट होता है। जब तक उसके साथ किसी देश का नाम नहीं जुड़ा होता तब तक वो अधूरा माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का हम स्कोप देख लेते हैं, यानी क्षेत्र देखते हैं। देखिए क्षेत्र मित्रों, प्रोफेसर कीन्स महोदय कहते हैं इस क्षेत्र को बताते हुए, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बताते हुए प्रोफेसर कीन्स महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, और अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया, और अर्थशास्त्र की सीमा के बारे में बताया। हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति, क्या होता है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, और अर्थशास्त्र की सीमा क्या होती है। ठीक, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, साथ ही साथ लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक,
और ये किसने बताया? ये प्रोफेसर किन्स ने बताया। ये किसके अनुसार आते हैं? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किन्स। ठीक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 बातों में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। और तीसरा है अर्थशास्त्र की सीमा यानी लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीकी से, अभी समय लग रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र अगर इस वीडियो को आपने सही से देख लिया तो आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस एक बार इसको जो है आप कॉपी पे लेकर के बैठेंगे, नोट डाउन करते चलिएगा सारी पॉइंटों को। ठीक है, चलिए तो अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री देखते हैं क्या है। तो विशेष सामग्री के अंतर्गत क्या आता है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको देखते हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। क्या? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये क्या होते हैं? तो उपभोग मित्रों वो होता है जैसे आप कोई चीज उपभोग करते हैं, किसी चीज को यूज करते हैं। अगर अंग्रेजी में समझे तो जब हम किसी चीज का यूज करते हैं, किसी चीज का उपयोग करते हैं, उसी को हम जैसे मान लिया जल पी रहे हैं, या फिर हम वस्त्र पहन रहे हैं, या फिर किसी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो उसी को क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। हम कोई चीज खा रहे हैं तो वो क्या है? उपभोग है। तो ये सारी उपभोग की वस्तुएं ये किसके अंतर्गत आती हैं? अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के अंतर्गत आती हैं उसमें। ठीक है, तो उपभोग हो गया। अब उत्पादन क्या होता है? कोई किसान है वो अपने खेत में क्या क्या उत्पादित कर रहा है, किस खान से कौन सा कोयला निकल रहा है, एंथ्रासाइड निकल रहा है या फिर लिग्नाइट निकल रहा है, किस क्रायोलाइट निकल रहा है, किस प्रकार का कोयला कहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें की जानकारी भी कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। ये सब विषय सामग्री के अंतर्गत आते जाते हैं, यानी कि उत्पादन। तो जो जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं वो कैसी बनी है, उनका कैसे उत्पादन हुआ है, ये बातें भी विषय सामग्री के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं विनिमय। अब मित्रों आप किसी दुकान पर जाते हैं, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले आप क्या? वैसे तो जाएंगे नहीं कि जो है किसी अपने घर की दुकान है, मान लिया किसी बाहर की दुकान पे आप जाएं और वहां पे मान लिया आपको सर्फ एक्सल का निरमा लेना है, एरियल लेना है आपको, तो आपको 10 रुपए वाला पैकेट लेना, तो 10 रुपए आपको उसको देना पड़ेगा। जब आप उसको 10 रुपए देते हैं तो वो आपको 10 रुपए कीमत वाला एक सर्फ एक्सल का पैकेट पकड़ा देता है। जब वो सर्फ एक्सल का पैकेट पकड़ा देता है आपको तो वो लेकर के आप घर चले आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। मतलब एक हाथ से कुछ दिया और दूसरे हाथ से कुछ लिया। पहले विनिमय का जो होता था ट्रेंड कुछ दूसरा था, मतलब कि जैसे पहले किसान लोग, मान लिया 2 किसान है, बगल अगल बगल घर बना है, तो विनिमय होता था पहले कि एक किसान के घर में मान लिया उसने गेहूं बोया और दूसरे ने क्या बोया? चावल बोया। अब मान लिया चावल गेहूं मान लिया दोनों बोया, दोनों लोगों ने। मान लिया एक किसान के पास गेहूं की अधिकता है, एक किसान के पास चावल की अधिकता है, तो दोनों लोग क्या कर लेंगे? और एक के पास चावल की कमी, एक के पास गेहूं की कमी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जिसके पास गेहूं ज्यादा है वो गेहूं चावल, जो जिसके पास गेहूं कम है उसको दे देगा, और जिसके पास चावल ज्यादा है वो जिसके पास चावल कम है उसको दे देगा। तो इसी प्रकार से दोनों एक को गेहूं दे के और चावल ले लेगा। तो गेहूं दे करके चावल ले लेते थे पहले, इसको विनिमय कहते थे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है विनिमय का? मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो व्यापार। तो व्यापार को हम क्या क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय। मतलब विनिमय मतलब होता है कि जितने कीमत की वस्तुएं तुमको दे रहा है उतना कीमत आप चाहे वस्तु के रूप में दे या फिर मुद्रा के रूप में दे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं वितरण क्या होता है। कहाँ पे कोई वस्तु पाई जाती है? तो जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, जिन वस्तुओं का हम आपस में विनिमय करते हैं, वो वस्तुएं पाई कहाँ पे जाती हैं? तो मान लिया जैसे झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। उत्तरी भारत में गेहूं की फसल ज्यादा होती, गन्ने की फसल ज्यादा होती है, जबकि पंजाब में गेहूं प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में ज्यादा होता है, यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल साइड में चले जाएंगे तो धान होता है वहां पे, इसी प्रकार से दक्षिण में जाएंगे तो कपास की खेती होती है। तो इस प्रकार से इनका उत्पादन जो होता है, उत्पादन के स्थान कौन कौन से, यानी एक इस प्रकार से बटे हुए हैं ये सारे, तो उसी को वितरण कहते हैं कि कौन सा देश कितना उत्पादन कर रहा है। इस प्रक्रिया को हम वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण। ये कहाँ कहाँ पे ये विस्तृत यानी बटा हुआ क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है। इस पहाड़ में मान लिया किसी में सोना पाया जाता है, किसी में कोयला पाया जाता है, किसी में कुछ पाया था। तो इन सब का अध्ययन भी क्या होता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और किसके अंतर्गत आता है? विशेष सामग्री है ये। अब हम बात करते हैं राजस्व।
राजस्व मतलब होता है क्या, कर, टैक्स जिसको हम बोलते हैं। राजस्व मतलब होता है टैक्स, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, उस सामग्री के अंतर्गत। तो कोई कंपनी खुलेगी, कोई उत्पादन का साधन होगा, मान लिया अब मैं बात करूं इन पांचों को एक साथ अगर समझने का बात करूं मैं उदाहरण के तौर पर, देखिए कोई कंपनी है, अब उस कंपनी को लगाने, मान लिया कोई ऐसा क्षेत्र मिल गया कंपनी को कि जहाँ पे बहुत वितरण उसका ज़्यादा है, किसी मान लिया कोयला झरिया वाले क्षेत्र में मैं बात करूँ, झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। या कोयला, आप झरिया कोयला क्षेत्र नहीं जानते होंगे, आपको मैं उदाहरण दे दूं, यूपी की मैं बात कर लूं, यूपी में गेहूं बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मान लिया किसी को आटा मिल लगानी है, वहाँ पे आटा मिल लगानी है उसको, तो क्या करेगा, वो आटा मिल लगाएगा आकर के। अब जब आटा मिल लगाएगा तो कहाँ, वहाँ पे एक चीज़ होगा कि उत्तर प्रदेश में वितरण उसका ज़्यादा है, तो वितरण की प्रक्रिया हो गई कि गेहूं पाया जा रहा है तो वो वितरण हो गया। अब वो कोई व्यक्ति मिल आकर के वहाँ पे लगा रहा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, उससे टैक्स लेगी, क्या लेगी, उससे टैक्स लेगी, केंद्र सरकार भी लेगी और यूपी सरकार भी लेगी, ठीक है। उससे क्या लेंगे, टैक्स, टैक्स लेंगे, यानी उसी को राजस्व कहते हैं। तो राजस्व समझ में आया, वितरण समझ में आया। अब क्या होगा, वो कंपनी जो होगी वो जो है क्या करेगी, गेहूं को क्या बनाएगी, आटा बनाएगी, आटा मिल बनाएगी, उनको छील छील करके पैकेटों में पैक करेगी, अच्छे अच्छे आटा बनाएगी, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। तब उसका उत्पादन वो कर रहे हैं, मिल क्या कर रहा है, उसका उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे किसान का भी उदाहरण ले सकते हैं, तो एक प्रकार से मैं उत्पादन, वो किसान वाला उत्पादन जो है वो नहीं बता रहा हूँ मैं, वो भी उत्पादन के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक उदाहरण के तौर पर पूरे चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। तो उत्पादन हो गया क्या, वो बना रहा है, तो गेहूं से आटे बनाने की प्रक्रिया उत्पादन हो गई, मान लिया, ठीक। अब उसके बाद में, या फिर गेहूं किसान उत्पादन करता है, वो भी उत्पादन होगा, ठीक। अब ये क्या करता है, जब ये सारी चीज़ें हो गई तब क्या करता है, उसको विनिमय करता है, व्यक्ति क्या करता है, उसको विनिमय करता है। अभी जो है आटा जाकर के आप खरीद लेते हैं, 30 रुपये का 1 किलो खरीदते हैं, फिर कितने रुपए का 1 किलो, तो आप आटा खरीदते हैं, तो वही क्या हो गया, विनिमय हो गया। अब उसी को आप खा लेते हैं आटे को, तो वो क्या हो गया, वही उसी आटे को आप खा लेते हैं, तो वही क्या हो गया, आपका उपभोग हो गया। तो आपने समझा, कंपनी आई तो कंपनी के क्षेत्र में गई जहाँ पे वितरण था उस सामान का। अब कंपनी ने वहाँ पे अपनी कंपनी, मतलब वहाँ पे मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करा, वहाँ पे जो है कंपनी खोली। अब वहाँ पे क्या होगा, राजस्व देना होगा, सरकार को टैक्स देना होगा। दो आपका फंडा खत्म, उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे उसका उत्पादन करेगा, जो चीज़ बनाना होगा उसको उत्पादन करेगा। अब जब उत्पादन करेगा तो लोग उसको खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो वो प्रक्रिया विनिमय कहलाएगी, और जब विनिमय हो जाएगा तो उसका उपभोग व्यक्ति कर लेगा, ठीक। तो ये होते हैं विषय सामग्री। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यही सारी चीज़ें पढ़नी होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा है। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है उन्होंने जो है आधुनिक अर्थशास्त्री जो है दो भागों में बांटते हैं अर्थ शास्त्र की जो सामग्री है, ठीक है। वो कौन कौन सी दो सामग्री है, देखिए, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में है। तो व्यष्टि मतलब होता है मित्रों छोटे स्तर पर कार्य करना, तो अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र के नियमों का उपयोग करना, मतलब बहुत कम लेवल में, ठीक है। तो जब हम किसी इकाई के पहलुओं का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के रूप में, मतलब एक छोटे स्तर पर, तो उसी को क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसी चीज को एक बड़े स्तर पर करते हैं, तो उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब आप करते हैं, तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार या दो राज्यों के बीच में व्यापार करते हो, तो उसी को उसको क्या कहते हैं, हम उसको समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब आप किसी दो जिलों के बीच में व्यापार करते हैं, दो मंडियों के बीच में व्यापार, दो दुकानों के बीच में व्यापार करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम व्यष्टिगत समासकास यानी कम वाला समासकास। तो एक होता है क्या, मिक्रो, एक माइक्रो। तो मिक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, दो प्रकार की इकोनॉमी होती है, इसी के अंतर्गत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति देखते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत हम देखते हैं, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो किसी क्षेत्र के अंतर्गत आप उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, उसकी विशेष बारे में पढ़ते हैं, उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो अर्थशास्त्र मित्रों एक कला और विज्ञान दोनों होता है। तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है, दोनों हैं। साथ ही यह वास्तविक विज्ञान व आदर्श विज्ञान भी है। वास्तविक विज्ञान यानी रियल साइंस है, और साथ ही साथ आइडल साइंस। तो रियल एंड आइडल साइंस इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये क्या है, एक रियल साइंस है, एंड क्या है, आइडल साइंस, मतलब आदर्श विज्ञान भी है, ठीक। प्रोफेसर पीगू के अनुसार अगर बात करें मित्रों, तो प्रोफेसर पीगू ने क्या किया है, अर्थशास्त्र को न केवल ज्ञान को ही प्रवेश देता है बल्कि फलदायक भी होता है।
तो अर्थशास्त्र न केवल ज्ञान को ही प्रकाश देता है बल्कि यह फलदायक भी होता है। अर्थशास्त्र अगर सही तरीके से आप जान जाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक, तो इनके कहने का प्रोफेसर पीगू के अनुसार यही कहने का मतलब है। अब प्रोफेसर पीगू, आपने ध्यान होगा हमने बताया था प्रोफेसर पीगू जो है वो कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं मित्रों। अब जब ये कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं तभी तो इन्होंने ये बात कही कि अर्थशास्त्र न केवल ज्ञान को ही प्रकाश देता बल्कि फलदायक होता है। और फलदायक की क्या होता है, जब किसी का फलदायक होगा मतलब किसी का कल्याण होगा, किसी का अच्छा होगा तो उसी वही तो फलदायक होगा। तो उसी बात, इसीलिए प्रोफेसर पीगू ये बातें कहते हैं क्योंकि ये कल्याण को आधार मान करके अर्थशास्त्र की परिभाषा दिए हैं। ठीक, अब अर्थशास्त्र की सीमाएं हम देख लेते हैं, यानी लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर मार्शल महोदय कहते हैं इकोनॉमिक्स के लिमिट को ध्यान में रखते हुए। और प्रोफेसर मार्शल कौन है मित्रों, ध्यान रखेंगे तो कल्याण संबंधी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल देते हैं। साथ ही पीगू, कैनन और ये चारों जो है ये किस प्रकार की परिभाषा देते हैं, किसको आधार मान करके, तो कल्याण संबंधी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या लिमिट होती है अर्थशास्त्र की। यह केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र क्या करता है, केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। किसके अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। अगला पॉइंट देखिए, इसमें केवल वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल रियल ह्यूमन यानी रियल व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, इसके अंतर्गत केवल सामान्य मनुष्यों की क्रियाओं का ही विवेचन किया जाता है। चौथा देख लीजिए, इसमें केवल धन संबंधी क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। पांचवा देखिए, अर्थशास्त्र केवल ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करता है जो समाज के सदस्य होते हैं। तो जो समाज के सदस्य होते हैं उन्हीं व्यक्तियों का अध्ययन करता है कौन, अर्थशास्त्र। इसमें कोई समझाने की बात थी नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिखा है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के नियम से क्या आशय होता है इसको समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र के नियम से क्या आशय, यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लॉ। तो इकोनॉमिक्स के कुछ नियम होते हैं उसको हम देख लेते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उसके क्या मीनिंग होते हैं। ठीक, तो नियम उन प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं मित्रों, जो इकोनॉमिक्स के नियम होते हैं वो क्या करते हैं, तो आर्थिक नियम जो होते हैं उन प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं जो यह बताते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर क्या होने की संभावना होती है। निम्न आर्थिक नियम जो होते हैं उन प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में, उन विचारों के बारे में बताते हैं जो क्या करते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर होने की संभावना होती है, इस बातों को बताते हैं। अगला देखते हैं हम प्रोफेसर टामर्स के अनुसार। प्रोफेसर टामर्स कहते हैं इसके नियम के बारे में, कहते हैं प्रोफेसर टामर्स की आर्थिक नियम जो होता है उसमें साधारण व्यवसाय में संलग्न मानव के आचरण तथा कार्यों में निहित सिद्धांतों का वर्णन होता है। मतलब आर्थिक नियम के अनुसार कोई साधारण व्यवसाय हो, उसमें जो व्यक्ति संलग्न होते हैं, मतलब व्यक्ति जो कार्य कर रहे होते हैं उनका आचरण कैसा है, यानी उनका कैरेक्टर कैसा है, आचरण कैसा है, साथ ही साथ वो कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, इन्हीं पर एक सिद्धांत बनाया जाता है, उन्हीं का अध्ययन करना होता है। वही क्या होता है, अर्थशास्त्र के नियम होते हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए नियम बनाना, जो व्यक्ति क्या कर रहे हो, जो व्यक्ति मान लिया कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई मजदूर कार्य कर रहा है, मजदूर कार्य कर रहा है तो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसका आचरण कैसा है, उसके चाल ढलन कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन क्या कर लेता है। तो इन्हीं सब नियमों के अनुसार वो सारी चीजें करता है। ठीक है, तो आर्थिक नियमों के अनुसार ही वो सारी व्यवस्थाएं करता है व्यक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं रॉबिन्स महोदय के अनुसार। रॉबिन्स महोदय का कहना है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, इतनी लंबी क्लास जा रही, बिल्कुल बोर मत होइएगा। फिर पानी पी लीजिए और गुड़ खा के पानी पीजिएगा, बिस्कुट मत खाइएगा नहीं तो नींद आएगी। तो गुड़ खाइएगा, थोड़ा एनर्जी आएगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट गुड़ में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गुड़ खाइएगा, पानी पीजिएगा, उसके अंदर फिर से वीडियो देखिए। ठीक, तो चलिए, रॉबिन्स के अनुसार जो होते हैं मानव व्यवहार की एक रूपता से संबंधित कथन होता है जिन पर सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित मानव व्यवहार निर्भर रहता है। तो अब यहाँ पे प्रोफेसर रॉबिन्स आ गए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात की, सीमित साधन संसाधन। जब भी सीमित साधन संसाधन की बात करें तो प्रोफेसर रॉबिन्स महोदय ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित परिभाषा दी थी इन्होंने, तो किससे संबंधित दी थी, किससे, तो सीमित साधनों से संबंधित परिभाषा दी थी। ठीक, तो वही बातें बताते हैं कि कम साधन हो, उसमें ज़्यादा चीज़ व्यवहार कर ले व्यक्ति, ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर ले, कम संसाधनों में ज़्यादा चीज़ पा जाए, कम पैसे में ज़्यादा माल मिल जाए उसको। तो इसी से संबंधित नियम होते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक, अब आर्थिक नियमों की विशेषताएं हम देख लेते हैं थोड़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ,
यानी अर्थशास्त्र के नियम की विशेषताएं। ठीक, पहली विशेषता देखिए प्रोफेसर सैलिगमैन के अनुसार। प्रोफेसर सैलिगमैन कहते, बड़ा अजीब अजीब नाम रखते थे भैया ये लोग। तो प्रोफेसर सैलिगमैन के अनुसार अगर हम बात करें तो आर्थिक नियम जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक नियम जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? ये इमेजिनरी होते हैं। तो इकोनॉमिकल लॉ इज क्या? इमेजिनरी। क्या होता है? ये इमेजिनरी होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं, रियल नहीं होते, वास्तविक नहीं होते। दूसरा देखिए इनकी विशेषताएं, अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं। क्या होते हैं? सापेक्षिक होते हैं। ठीक है, एकदम से आपको सापेक्षता से दिखाएंगे। ठीक है, निरपेक्ष नहीं होंगे, ये सापेक्षित होंगे। आगे देखते हैं तीसरा, ये नियम पूर्ण नहीं होते हैं। तो ये नियम पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। अगली विशेषता ये होती है कि ये नियम गुणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ये नियम गुणात्मक होते हैं। अगला देखते हैं, आर्थिक नियम वास्तविक हैं। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि आर्थिक नियम को काल्पनिक कहने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? चार ऑप्शन दे देगा, आपको बता देगा प्रोफेसर टामर्स, रॉबिन्स, प्रोफेसर सैलिगमैन, और एक ऑप्शन दे दे, मान लिया जेके मेहता दे दिया। ठीक है, तो कौन होंगे? तो वो होंगे मित्रों प्रोफेसर सैलिगमैन। प्रोफेसर सैलिगमैन कहते हैं कि जो आर्थिक नियम होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्थिक नियम कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है, ये जो आप यहाँ से देख रहे थे ये सारी मतलब सारी विशेषताएं इन्होंने नहीं बताई है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार बताई गई परिभाषा को हमने इंक्लूड करा है इसमें। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं, ये पूर्ण नियम नहीं होते हैं, ये नियम गुणात्मक होते हैं, आर्थिक नियम वास्तविक होते हैं, जबकि प्रोफेसर सैलिगमैन आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला सॉरी अगले जो है विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। छठवीं विशेषता है आर्थिक नियमों की कि आर्थिक नियम जो होते हैं प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं। क्या? आर्थिक नियम प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं, यानी विचारधाराओं के कथन मात्र होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम, आर्थिक नियम मानवीय नियम होते हैं। आर्थिक नियम किस प्रकार से होते हैं? मानव को चलाने के नियम होते हैं, यानी मानवीय नियम होते हैं। अठवां देखते हैं विशेषता, ये नियम स्वयं सिद्ध होते हैं, स्वयं के द्वारा बनाए गए होते हैं, इसमें जो है कोई कमेटी बैठ करके ये सारे नियम नहीं बनाती। अगला देखते हैं, आर्थिक नियम जो होता है प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं। आर्थिक नियम जो होते हैं प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं, जो है दो बार हो गया, चलिए एक ही बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र के नियम जो होते हैं, अर्थशास्त्र के नियम कैसे होते हैं? अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। तो जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनसे अधिक पूर्ण नियम होते हैं, होता है किसका? अर्थशास्त्र का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो 10 आपने समझा अर्थशास्त्र के नियम कैसे होते हैं। तो प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार आर्थिक नियम काल्पनिक होते हैं, अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं, ये नियम पूर्ण नहीं होते हैं, ये नियम गुणात्मक होते हैं, आर्थिक नियम वास्तविक होते हैं, आर्थिक नियम प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं, आर्थिक नियम मानवीय निम्न नियम होते हैं, आर्थिक नियम क्या होते हैं? स्वयं सिद्ध होते हैं, जबकि और क्या होता है? आर्थिक नियम जो होते हैं वो अन्य उनसे अपेक्षाकृत ज्यादा पूर्ण होते हैं। ठीक, तो आपने आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों में अंतर देखते हैं कि वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं और आर्थिक नियम क्या होते हैं। ठीक, इनको समझ लेते हैं, आर्थिक नियम क्या होते हैं और वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं। आइए देखते हैं। वैज्ञानिक नियम जो होते हैं सर्वत्र सत्य होते हैं। जो विज्ञान नियम देते हैं, यानी जो भौतिक विज्ञान में आप नियम देखेंगे, जो रसायन विज्ञान में नियम देखेंगे, बायोलॉजी में नियम देखेंगे, वो क्या होते हैं? हमेशा सत्य होते हैं, सर्वत्र सत्य होते हैं, मतलब कहीं कहीं पे त्रुटियां रहती है, लेकिन हाँ वो सत्य होते हैं। इन सभी नियमों की अपेक्षा, सामाजिक नियमों की अपेक्षा, सामाजिक विज्ञान के नियमों की अपेक्षा जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो अधिक तर्कसंगत और सुशीलगत बैठते हैं। ठीक, तो वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं? सर्वत्र सत्य होते हैं, जबकि आर्थिक नियम जो होते हैं वैज्ञानिक नियमों की तरह सार्वभौमिक व अटल नहीं होते हैं। हो सकता है आज को ये परिभाषा हो अर्थशास्त्र की, अगले जो समय परिवर्तित हो जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा ही बदल सकती है। जैसा कि आप देखते हैं विभिन्न सारे वैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार की परिभाषा दी है। जैसे लगता है तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित बातें बता रहे हो ये लोग। 50 लोग बताएंगे, उसमें हम लोग तो कंफ्यूज होंगे ही, और साथ ही साथ खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं ये लोग। ठीक, तो आर्थिक नियम जो होते हैं क्या होते हैं? यानी कोई भी सामाजिक जो नियम होते हैं, समाज शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र या फिर आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो इन सभी जो नियम दिए होंगे अलग अलग अपने अपने मत से देते हैं। ठीक, विद्वान। तो आर्थिक नियम क्या होते हैं? वैज्ञानिक नियमों की तरह सार्वभौमिक, मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हमेशा अटल नहीं होते, हमेशा सत्य नहीं होते हैं। ठीक, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? अटल सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये।
जबकि जो है वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ आप नहीं बोल सकते क्योंकि गलत भी होते हैं कभी कभी नियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन अधिकतर नियम जो है 1-2% अशुद्धि होती है उन सब में, लेकिन इसमें तो लगभग 40% अशुद्धि जो है भरी होती है। दूसरा देखते हैं हम, वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं, सदैव पूर्ण होते हैं। वैज्ञानिक नियम जो होते हैं सदैव पूर्ण होते हैं, मतलब 100% होते हैं वो। जबकि आर्थिक नियम क्या होते हैं, ऐसे नहीं होते, अधूरे होते हैं, हमेशा मतलब कभी पूर्णता को प्राप्ति नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है। क्योंकि ये समाज से संबंधित है, मानव से संबंधित है, तो मानव हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति परिवर्तित होती है, जब प्रकृति परिवर्तन चाहती है तो व्यक्तियों को भी परिवर्तन करना पड़ता है उसी के हिसाब से, नहीं तो प्रकृति उनका निरसन कर देती है। ठीक। तीसरा देखते हैं, वैज्ञानिक नियमों की सत्यता को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है, जबकि आर्थिक नियमों को नहीं। वैज्ञानिक नियम जो होते हैं तो आप देख सकते हैं, मान लिया H2O प्लस आप NaCl यानी नमक और पानी मिलाने से क्या बनेगा, तो उसको आप पता कर सकते हैं, जाकर के आप लैब में जाएंगे आराम से पता कर लेंगे कि NaOH बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगी। तो H2O यानी जल का सूत्र होता है, NaCl ये किसका सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है, प्लस में क्या होता है, HCl निकलता है। अब देखें कैसे होता है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे O, तो H2O यहाँ से मिल करके बना है, साथ ही साथ Na और Cl ये दोनों आपस में इधर उधर टूट करके बैंड में बन गए। ठीक। तो केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट, तो ये क्या होते हैं, इनको आप लैब में सिद्ध कर सकते हैं, लैब में जाकर के आप प्रयोग करके देख सकते हैं, प्रायोगिक होते हैं ये। ठीक। जबकि जो आर्थिक नियम होते हैं या फिर अन्य सामाजिक नियम होते हैं उनको हम प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में लेकर के प्रयोग के रूप में नहीं देख सकते। कि हाँ, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो होता है ये कल्याण संबंधी विज्ञान है, तो कल्याण आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का कल्याण अर्थशास्त्र के नियम से हो रहा है। तो ऐसी विशेषता और ऐसा चित्र आपके सामने नहीं आएगा कि आप ये सारी चीजें देख लेंगे। ठीक। आगे देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे मित्रों आर्थिक नियमों की अपूर्णता के कारण। क्यों आर्थिक नियम अपूर्ण को हुए हैं या फिर सामाजिक नियम क्यों अपूर्णता को प्राप्त होते हैं, मतलब पूर्ण नहीं हो पाते, यानी केसेस ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ इकोनॉमिक लॉ। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं, कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण से इकोनॉमिक लॉ जो होते हैं वो इनकम्प्लीटनेस होते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की तुलना में पूर्णतः निश्चित एवं सही नहीं होते हैं, जिसके निम्नवत कारण है या फिर निम्नवत व्याख्यान या फिर निम्नवत बातें लिखी गई हैं। आइए देखते हैं। पहली बात, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मानव होता है, इसलिए मानव में परिवर्तन होता है। जब मानव में परिवर्तन होता है तो जब किसी चीज में भैया परिवर्तन होगा तो पूर्ण कहाँ माना जाएगा। जैसे संविधान में आज भी परिवर्तन हो रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस का अंग है, संशोधन होता है, 104 संशोधन हो गए हैं भारतीय संविधान में अभी तक। तो क्या है ये परिवर्तन का ही द्योतक है, परिवर्तन को ही जो कर रहा है। ठीक है, मोटिवेट मतलब उसको हमको दिखा रहा है। ठीक। दूसरा, तो जब मानव में परिवर्तन होगा तो मानव के जो विज्ञान होगी उसमें परिवर्तन होगा। ठीक। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है। भैया अर्थशास्त्र जो होता है वो एक विकासशील विज्ञान है। विकासशील मतलब क्या होता है, मतलब इसका विकास अभी जारी है, यानी कंटिन्यू है इसका विकास, अभी विकास चल रहा है। लेकिन जो वैज्ञानिक नियम होते हैं उनका विकास जो है संपूर्णता को प्राप्त होता है, वो विकसित होते हैं। तो जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो विकसित होते हैं, जबकि जो सामाजिक नियम या फिर आर्थिक नियम होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रों, तो कैसे होते हैं, वो विकासशील होते हैं। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जबकि अमेरिका क्या है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वो डेवलप हो चुका है। तो डेवलप्ड कंट्री मतलब वहाँ पे पास्ट फॉर्म है, मतलब वहाँ पे वो विकसित कंट्री है। अमेरिका विकसित देश है, जबकि भारत क्या है, विकासशील देश है। विकासशील मतलब अभी विकास भारत का हो रहा है। तो वही है यहाँ पे अर्थशास्त्र जो होता है एक नियम पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरा समझिए, आर्थिक नियम तभी लागू होंगे मित्रों जबकि अन्य बातें समान हो, जबकि वास्तविक जीवन में पूर्णता सत्य नहीं होते हैं। वास्तविक जो अन्य बातें हैं वो समान होनी चाहिए, जो बातें वगैरह होती हैं, जो सारी बातें वो समान होनी चाहिए, लेकिन समान स्थिति रहती नहीं। कोई बात आज आप कहते हैं उसी बात से कल को मुकरते हैं, तो वही सारी चीजें हो जाती हैं। किसी न किसी परिवर्तन के साथ व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के क्रियाकलापों में भी परिवर्तन होता है। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये हमेशा परिवर्तन के लिए अग्रसर रहते हैं ये नियम।
चौथा देखते हैं, आर्थिक नियमों का परीक्षण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। मतलब आप किसी लैब में जाकर के, किसी लाइब्रेरी में जाकर के, ठीक है, आप जाकर के इसको प्रयोग के रूप में नहीं देख सकते कि आर्थिक नियम है तो आर्थिक नियम को आप देखते हैं कि ये आर्थिक नियम है, उसको उसका पूरा का पूरा आप वीडियो है आर्थिक नियम का। जबकि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाएगा ये नियम आप देख सकते हैं। ठीक है, वायुयान के टायरों में हीलियम भरी जाती है तो उसको आप हीलियम देखते हैं कि हीलियम हल्की गैस होती है इसलिए इसको भरी जाती है। हवाई जहाज उड़ जाता है ऊपर, ठीक है, ये आप देख लिए कि हीलियम हल्की होती है। जब हल्की होती है वायु से तो इसको उड़ना चाहिए, तो उड़ना चाहिए तो आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के चक्कों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। आपने देखा कि हल्की होती है इसलिए उड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब साइकिल में जो है हीलियम ना भर के ट्राई करिएगा कि उड़ेगी साइकिल, तो उसमें जो है उसके लिए कुछ दूसरे साधन की भी आवश्यकता होती। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो हंसी मजाक के लिए थोड़ी बातें बोलना आवश्यक नहीं, आप लोग जो है एकदम से सोने लगेंगे। आगे देखते हैं, प्रभाव डालने वाले तत्वों की प्रवृत्तियों का स्वयं परिवर्तन होता है। परिवर्तन से तो प्रभाव डालने वाले तत्व होते हैं जो आर्थिक नियमों पर प्रभाव डालते हैं, वो स्वयं भी परिवर्तित होते हैं। जैसे मानव होगा आता है तो भैया अर्थशास्त्र का है ना परिवर्तित हो। यहाँ तो भैया आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोग परिवर्तित हो रहे हैं। तो आदमी और गिरगिट का कोई भरोसा अब नहीं रहेगा। पहले गिरगिट देखते आता था कि पहले गुलाबी हुआ, कब हरा हुआ, कब नीला हुआ, कब पीला हुआ, कब लाल हुआ, कब बैगनी हुआ साला। तो जो गिरगिट होता था वो किस प्रकार से बदलता था? गिरगिट जो होता था तमाम प्रकार के रंग बदलता था, लेकिन आजकल आदमी जो है वो ऐसे जो है रंग बदलता है कि तुरंत तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी वाली और बगल वाले के मुंह पे बगल वाली। आजकल आप जो है लड़के लड़कियों के बीच में ज़्यादा देखते होंगे, आज इनसे बात हो रही, कल को उनसे बात होगी, परसों को उनसे, तीसरे को उनसे। तो हर व्यक्ति की यही हाल है, लोग यही करते हैं, सभी लोग खुश भी हैं। अब फ्रेंड होते हैं सबके, ठीक है, पहले सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। चलिए ये इस पर नहीं आते हैं, अलग का मुद्दा है। आगे देखते हैं, तो प्रवृत्तियों जब मानव में परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसके नियमों में परिवर्तन होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक जीवन पर अलग अलग तत्वों का प्रभाव भी पड़ता है। तो आर्थिक नियमों पर अलग अलग तत्व का भी प्रभाव पड़ता है। मान लिया कृषि का भी प्रभाव पड़ेगा, मानवीय हस्तक्षेपों का प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ सामाजिक नियमों का भी प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक नियम हो गए, कानूनी नियम हो गए, इन सभी नियमों का भी प्रभाव पड़ता रहता है, इसलिए इसमें चेंजमेंट होता रहता है समय समय पर। ठीक, आगे देखते हैं, मुद्रा के मापदंड का दोषपूर्ण होना। तो मुद्रा का जो मापदंड होता है वो भी दोषपूर्ण होता है कभी कभी, इसलिए इसके नियम में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो इतनी बातें आपने समझी। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रश्नों पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब प्रश्नों पर हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक आपने समझ लिया कि अर्थशास्त्र की प्रकृति समझी आपने मित्रों। अर्थशास्त्र की प्रकृति में आपने अर्थशास्त्र की सीमा समझी, अर्थशास्त्र से आशय के नियम से आशय समझा, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री समझी, अर्थशास्त्र का क्षेत्र समझा, आपने अर्थशास्त्र के नियमों की विशेषताएं समझी, आर्थिक एवं वैज्ञानिक नियमों में अंतर समझा, आर्थिक नियमों की अपूर्णता के कारण को समझा। आपने मित्रों आर्थिक रूप से परिभाषा मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा समझी और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार समझी। उसमें हमने 4 प्रकार की संबंधी परिभाषा बताई। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ जेबी से और सीनियर और जेएस मिल ने दी। कल्याण संबंधी परिभाषा हमने बताई जिसको मार्शल पीगू कैनन बिवरेज महोदय ने दी। हमने सीमित साधन संबंधी परिभाषा बताई अर्थशास्त्र की जिसको प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी। साथ ही हमने चौथी परिभाषा बताई थी विकास को केंद्र में रखकर के परिभाषा दी है, किसने दी है? हेनरी स्मिथ और सैम्यूलसन ने दी है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ों को बताया। साथ ही हमने बताया कि जो अर्थशास्त्र होता है वो इकोनॉमिक शब्द जो होता है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा के इकोनॉमी का शब्द से बना होता है, या ग्रीक शब्द है एक आइकोनोमिया, आइकोनोमिया से बना है। आइकोनोमिया 2 शब्दों से बना है, आइकोस तथा नोमास। आइकोस और नोमास को मिलाकर के हम अगर अर्थ की बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं गृह प्रबंध। ठीक है, इतना आपने समझा। अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं? हमने क्या बताया था, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। साथ ही साथ भारतीय अर्थशास्त्री में कौन कौन आते हैं? शुक्राचार्य, कौटिल्य और जेके मेहता। इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नों पर कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं मित्रों, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन इसका डी सही है। कौन है? एडम स्मिथ, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है कि मूल्य एवं पूंजी पुस्तक के लेखक कौन है? फट से सोचिए, मूल्य एवं पूंजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे आर हिक्स ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। तो मूल्य एवं पूंजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट एवं जो है मूल्य एवं पूंजी पुस्तक के लेखक कौन है? जे आर हिक्स महोदय है। ठीक, आगे प्रश्न देखिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर का लेखक कौन है?
और ध्यान रखेंगे पीगू, पीगू कौन है मित्रों? पीगू ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। जब अगर आपको ये पता होता कि पीगू महोदय कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं, तो यहाँ पे वेलफेयर शब्द जो है ये कल्याण, वेलफेयर मतलब होता है कल्याणकारी, तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। तो अगर आपको वेलफेयर का मीनिंग हिंदी में पता होती तो आप बता देते कि पीगू ने पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पे देखिए रॉबिन मार्शल महोदय हैं। मार्शल महोदय किस प्रकार से जो है बताते हैं? तो कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल महोदय भी बताते हैं। साथ ही साथ अब रिकार्डो महोदय की मैं बात करूं तो रिकार्डो महोदय एक अर्थशास्त्री हैं। और रॉबिन्स महोदय किस प्रकार की परिभाषा बताते हैं? सीमित साधन संबंधी परिभाषा बताते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ये सारी बातें हमने बता दी है पिछले, मतलब आप जो है पीछे जाकर के देख सकते हो। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू महोदय हैं। ठीक, सॉरी, ये होगा। अगले देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछा आता है तो एडम स्मिथ में लगाइएगा। अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक है मित्रों कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य मतलब चाणक्य। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और भी पुस्तक होती जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? हमने बताया था अल्फ्रेड मार्शल महोदय कि कौन है? अल्फ्रेड मार्शल महोदय है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती? लैटिन भाषा से मानी जाती। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति और भी मानी जाती किससे? तो इकोनॉमिया, इकोनॉमिका अगर मिलेगा तो भी आप लगाइएगा, इकोनॉमिका शब्द से मानी जाती है। ठीक है। और भी पुस्तक पुस्तक हमने बताई थी आपको कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन अगर मिले तो आप एडम स्मिथ बताइएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो आप इसको जो है एडम स्मिथ ने लिखी थी इतनी बड़ी पुस्तक। और एक पुस्तक हमने बताई थी प्रोफेसर, पुस्तक का नाम है INSA। तो उनमें जो है जो एडम स्मिथ की पुस्तक है उसमें उस पुस्तक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी। तो वहां पे इंक्वायरी से शुरू होगा। एडम स्मिथ क्यों इंक्वायरी होगी? क्योंकि ये अर्थशास्त्र के जनक है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। तो इनकी पुस्तक का ध्यान रखेंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। एक और बड़ा नाम है पुस्तक का, उसका नाम है INSA ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस या इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये पुस्तक कौन लिखते हैं? रॉबिन्स लिखते हैं। ठीक, तो ये पुस्तकों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको हमने आपको बता दिया, पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लामेंट ऑफ, तो लेमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लेमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लेमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? बताइए फटाफट। तो इसके लेखक है मित्रों, हाँ बहुत सही आप जा रहे हैं, श्रीमती बूटन। श्रीमती बूटन के द्वारा लेमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी गई। आगे प्रश्न देखते हैं वेलफेयर ऑफ कंपटीशन। वेलफेयर ऑफ कंपटीशन हमने शुरुआत में बताया था किसने लिखा पुस्तक? तो वेलफेयर एंड कंपटीशन पुस्तक लिखा है फर्ग्यूसन ने। किसने लिखा है? फर्ग्यूसन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए मिक्रो इकोनॉमिक, मिक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के लेखक कौन है? तो मिक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है उसके लेखक कौन है? फर्ग्यूसन है। मिक्रो इकोनॉमी के जो लेखक है वो कौन है? फर्ग्यूसन है। जबकि माइक्रो इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। माइक्रो इकोनॉमी के जनक भी कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ। जबकि मिक्रो यानी जो मिक्रो होती है इकोनॉमी, उसके जो लेखक कौन है पुस्तक के? तो फर्ग्यूसन है। इसका जनक, मिक्रो इकोनॉमिक का जनक पूछा जाएगा तो कौन है? फर्ग्यूसन है। ठीक, आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र, जॉन रॉबिन्स। जॉन रॉबिन्स, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है मित्रों? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। हमने शुरुआत में जब परिभाषा बता रहे थे हम आपको, तब हमने सारी बातें आपको बताई थी। एक पुस्तक आपकी छूट रही है, एक पुस्तक का नाम है मित्रों एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो इसको लिखा था किसने? चैम्बरलिन ने। किसने लिखा था? चैम्बरलिन ने। ठीक है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की पुस्तक के लेखक कौन है? चैम्बरलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी? चलिए बताइए फटाफट, ये प्रश्न तो आपने पढ़ा। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? किसने दी है मित्रों? तो एडम स्मिथ ने दी है या रॉबिन्स ने दी है या JK मेहता ने दी है? किसने दी है? तो अगर मैं अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा की बात करूं मित्रों, तो कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो कल्याण संबंधी परिभाषा आपके देते हैं मार्शल महोदय। कौन किसने दिया? मार्शल महोदय।
जेके मेहता। एडम स्मिथ कौन है? समाजशास्त्र के जनक, सॉरी अर्थशास्त्र के जनक हैं। और इन्होंने किस पर अध्ययन किया? धन को आधार मान करके अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। रॉबिन्स महोदय कैसे हैं? रॉबिन्स महोदय ने क्या किया है? रॉबिन्स महोदय ने सीमित साधन संबंधी परिभाषा दी अर्थशास्त्र की। तो कौन होंगे? तो मार्शल होंगे। ठीक है, कौन होंगे? मार्शल होंगे। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा दी अर्थशास्त्र की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है? अब ये तो हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र की जो है दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी है? मतलब दुर्बलता मतलब आप दुर्लभता मतलब समझते हैं? दुर्लभ मतलब दुर्लभ क्या होता है? कि बहुत ज्यादा जो है आदमी हो जाए और कम साधन हो। बहुत ज्यादा आदमी हो, कम साधन हो और उसमें पूर्ति कर दी जाए, तो वही होता है क्या? दुर्लभता, उसी को कहते हैं। तो किसने दी है? अब हमने बताया कम साधन हो, तो अब साधन वाधन यही जहां मिलेगा क्या लगाएंगे आप? तो साधन मिला मित्रों, तो आप क्या लगाएंगे? प्रोफेसर रॉबिन्स। क्या लगाएंगे? प्रोफेसर रॉबिन्स। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? तो अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा जो दी है वो किसने दी है? सैम्युअल्सन ने दी है। हमने बताया था चौथी तरह की परिभाषा आपको, कि विकास केंद्रित परिभाषा दी है किसने? सैम्युअल्सन ने। और उसके साथ हेनरी तथा स्मिथ महोदय ने भी इसमें साथ दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। तो सैम्युअल्सन बहुत महत्वपूर्ण इसके हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम और अन्य प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र है एक। तो अर्थशास्त्र क्या है मित्रों? तो अर्थशास्त्र क्या है? यहाँ पे देखिए, हमने बताया था अर्थ, शुरुआत में जब अर्थशास्त्र की प्रकृति हमने बताई थी, तो हम बताए थे अर्थशास्त्र क्या है? एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। यानी अर्थशास्त्र क्या है? एक आर्ट भी है और अर्थशास्त्र साइंस भी है। यानी इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट एंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक विज्ञान एवं आदर्श विज्ञान, ये भी हमने बताया था कि जो है ये क्या है? एक रियल विज्ञान भी है अर्थशास्त्र, और कैसा विज्ञान भी है? तो आइडल साइंस। यानी आइडल साइंस एंड रियल साइंस इज नोन एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए एंड बी दोनों करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? तो वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान और प्रयोग करने को कला कहते हैं। ओ माय गॉड, क्या लिखा? कि ज्ञान और विज्ञान और प्रयोग करने को कला कहते हैं। तो ज्ञान, विज्ञान और प्रयोग करने की जो कला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं, या फिर उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। या यह कथन किसने कहा? तो ज्ञान और विज्ञान और प्रयोग करने को हम कला कहते हैं। ठीक है, तो कला किसको कहते हैं? ज्ञान, विज्ञान और प्रयोग, ये तीनों समाहित होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? कला कहेंगे। ये कथन किसने कहा है? तो ये भैया कौन कहेंगे जब इतनी तगड़ी परिभाषा हिंदी में अगर कोई देगा, इसकी बहुत बड़ी अगर व्याख्या करेंगे, ज्ञान और विज्ञान और प्रयोग करने को कला कहते हैं, तो ये बात कौन कहेगा? तो ऐसे करने में कौन आगे है? भारत के लोग आगे हैं। भारत के लोग, यहाँ पे देखिए, भारत का समाजशास्त्री इनमें से कौन है? देखिए यहाँ से भारत का समाजशास्त्री कौन है? क्या रॉबिन्स से भारत के शास्त्री? बिल्कुल नहीं है। पीगू है? नहीं है। मार्शल है? नहीं है। अब बचे कौन भैया? जेके मेहता। जेके मेहता महोदय ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान और प्रयोग, इन तीनों को अगर समाहित कर लेंगे तो ये सारी चीजें जिसमें भी मिलती हैं उसी को हम कला कहते हैं मित्रों। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जेके मेहता ने परिभाषा दी, यानी जेके मेहता ने कहा है अर्थशास्त्र के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र न केवल ज्ञान का ही प्रकाश देता है बल्कि वह फलदायक भी है। यह किसने कहा? अर्थशास्त्र जो होता है न केवल ज्ञान का ही प्रकाश देता है बल्कि वह फलदायक भी होता है। ये बात किसने कहा है? तो ये बात कहे हैं पीगू महोदय। अब फलदायक वलदायक की बात करें, फलदायक मतलब होता है कल्याण। अब फलदायक की बात करी तो कल्याण हुआ। तो पीगू महोदय कौन से समाजशास्त्री के अंतर्गत, कौन से अर्थशास्त्री के अंतर्गत आते हैं? तो इन्होंने कल्याण को मद्देनजर रखते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। किसने? पीगू महोदय ने। ठीक है, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कि अर्थशास्त्र न केवल ज्ञान का ही प्रकाश देता है बल्कि यह फलदायक भी होता है। तो पीगू महोदय आंख मूंद करके आप मार देंगे। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख रीति है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख रीति क्या है मित्रों? तो निगमन पद्धति और आगमन पद्धति, ये दोनों होती है। यानी निगमन रीति और आगमन रीति दोनों है।
निगमन रीति, आगमन रीति। समाजशास्त्र भी आगमन एवं निगमन पद्धति पर आधारित है। तो हर एक जो सामाजिक विज्ञान होते हैं वो आगमन और निगमन पद्धति पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कीमत निर्धारण करते हैं, साधन कीमत का निर्धारण करते हैं, आर्थिक मूल्य का निर्धारण करते हैं। समष्टि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय बचत, मतलब बड़े आकार में, बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। ठीक, समष्टि मतलब क्या होता है, सब मतलब बहुत बड़े स्तर पर हम किसी आर्थिक नियमों का पालन करें, आर्थिक नियम फॉलो करें। व्यष्टि मतलब होता है किसी चीज का, ऐसे पार्ले जी का मूल्य निर्धारण करना हो 5 रुपया पार्ले जी, इसी प्रकार से हर एक चीज का चीनी 36 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, 39 रुपया किलो, जिस प्रकार का निर्धारण करना हो वो कौन करेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय बचत कैसी होगी, क्या है, इस अध्ययन कौन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक, तो ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए आप, क्या होना चाहिए का सॉरी, अगला प्रश्न है कि आगमन प्रणाली का प्रमुख दोष है। आगमन प्रणाली का प्रमुख दोष क्या होता है। तो आगमन प्रणाली का जो दोष होता है, ये व्यक्तिगत पक्षपात करता है, सर्वव्यापी नहीं होता है, सभी को समान रूप से नहीं देखता, सर्वसाधारण के लिए कठिन होता है। तो व्यक्तिगत पक्षपात करता है, यानी एक व्यक्ति को पा लिया आगमन पद्धति के अंतर्गत, तो वो क्या करेगा, उसी का पक्षपात करेगा। सर्वव्यापी मतलब सभी में व्याप्त नहीं होगा, सभी को नियमों को फॉलो नहीं करेगा, साथ ही साथ सर्वसाधारण के लिए कठिन होता है। तो उपयुक्त तो सभी। ठीक है, अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा है। तो अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है, ये बात किसने कहा है, कोसा ने कहा है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्रियों का कार्य अनुसंधान या व्याख्या करना है, ना कि समर्थन अथवा निंदा करना। अर्थशास्त्रियों का कार्य क्या है, अनुसंधान या व्याख्या करना किसी पहलू की, ना कि समर्थन अथवा निंदा करना। यह विचार किसने दिया है, तो यह विचार प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। प्रोफेसर रॉबिन्स ने किसको आधार मान करके किया है अध्ययन, तो सीमित साधन संबंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब जब मिलेगा मैं तब तब बताऊंगा, क्योंकि आपको रट जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आर्थिक नियम अनिवार्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं, या कथन किसका है। आर्थिक नियम अनिवार्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं, या कथन किसका है, तो यह कथन है सैलिगमैन का। किसका है, सैलिगमैन का। किसका कथन है, सैलिगमैन का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे अन्य प्रश्नों पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आगे प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है आपका कि क्या जो है, अगला प्रश्न क्या है मित्रों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप कि व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो व्यापक अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो व्यापक अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो कहाँ कहाँ का होता है। देखें, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन, व्यापक क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, विदेशी व्यापार नीति हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र यानी समष्टि। तो समष्टि को हम क्या करते हैं, व्यापक और व्यष्टि को हम जो है एक नीचे लेवल में रखते हैं, मतलब कम रखते हैं। ठीक, तो ए एंड बी दोनों। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय का वितरण कुशलता पूर्वक होना चाहिए, यह कथन किसका है। तो राष्ट्रीय आय का वितरण और वितरण जो होगा वो कुशलता पूर्वक होना चाहिए, कथन किसका है, पैरेटो का। पैरेटो का है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी विधि मूर्त नहीं होती है। तो कौन सी विधि मूर्त नहीं होती है, आगम मतलब आगमनिक विधि, मतलब जिसको आगमन पद्धति या आगमन रीति के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, आगमन व निगमन विधियां एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं। क्या होती हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक, जबकि जो निगमन पद्धति होती है वो क्या होती है, अमूर्त सॉरी क्या होती है, तो होती है, जबकि निगमन पद्धति क्या होती है, मूर्त होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, तो मित्रों आपने देखा सॉरी आपने देखा अभी तक कितने प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली, लगभग जो हमने बहुत सारी बातों को समझ लिया। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं जा सकता। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है, एक जो है सूत्र पूछा जाता है, ये सूत्र किसका है, ये प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है वो। ठीक, तो एक सूत्र देख लीजिए, मैं उसे बता रहा हूँ आपको। ऐसे ब्रैकेट में आपको देगा, यहाँ पे देगा आपको डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, और इंटू मतलब गुणे करके आपको दे देगा स्मॉल एक्स बटे वाई। ये सूत्र किसका होता है,
तो ये सूत्र रट लीजिए एकदम से अपने जो है जिह्वा पर, कंठस्थ पर एकदम से बैठा लीजिए इसको, कि ये सूत्र जो होता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इंटू एक्स अपान वाई, स्मॉल एक्स अपान वाई इंटू, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब इसका डेल्टा मतलब होता है योग, तो योग कर करके ये सारे योग है, उसके बाद में इसको गुणा कर देते हैं छोटे निम्न इकाई से, ठीक है। तो ये लोच का सूत्र होता है, किसका, तो लोच का, किसका सूत्र होता है ये मित्रों, लोच का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे लोच का सूत्र होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए, तो मित्रों आपने समझा लगभग प्रश्नों को समझा, और एक ही वीडियो के अंतर्गत आपने क्या समझ लिया, अर्थशास्त्र से संबंधित समस्त नियम वगैरह समझे, प्रकृति समझी, उसकी विशेषताएं समझी, आधारभूत अवधारणाएं समझी, सभी चीजें समझ ली, यानी इकोनॉमिक लॉ समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसके जो है लिमिटेशन समझी, अर्थशास्त्र की लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। आपने ये सारी चीजें, केसेस ऑफ इनकम्प्लीटनेस इकोनॉमिक लॉ, ये इन सारी बातों का हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया मित्रों। अब प्रथम अध्याय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में छूट करके नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 9 अध्याय में पूरा का पूरा अर्थशास्त्र आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर से संबंधित, ठीक। तो बी अर्थशास्त्र पेपर 1 6 अध्याय में, अर्थशास्त्र पेपर 2 कितने अध्याय में मित्रों, अर्थशास्त्र पेपर 2 आपका जो है लगभग वो भी ऐसे अध्याय में, इतने अध्याय में मैं समाप्त करूंगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।